इन दोनों में से आपको कोई एक चीज़ चुननी है तो क्या चुनेंगे? रॉ मटेरियल कॉस्ट 10% कम या प्रोडक्शन कैपेसिटी 20% ज़्यादा? रॉ मटेरियल कॉस्ट 10% कम। जब आप कोई बड़ा परचेज का डिसीजन लेते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ होती है? करंट मार्केट प्राइस या लॉन्ग टर्म सेलर का ट्रस्ट? लॉन्ग टर्म सेलर का ट्रस्ट। अगर कल आपको 15% कॉस्ट कट करने पड़े अपने फिनिश गुड्स में तो फोकस कहाँ होगा? सप्लायर से नेगोशिएट करना या अपनी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाना? प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाना। एक मार्केट का मिथ बताइए जो लोग आज भी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि मार्जिन सेल्स पे जो परचेस में ग्रेट है। टेक्नोलॉजी ने प्रोक्योरमेंट को इजी बना दिया है या कंफ्यूजिंग? बहुत इजी बनाया है। एक चीज जो आप चाहते हो कि सप्लायर मैन्युफैक्चरर्स के पर्सपेक्टिव से समझे। सप्लायर को ये समझना होगा कि मैन्युफैक्चरर को क्या चाहिए। हमें चाहिए होगा आपका भरोसा और हमें आप लोग का एश्योरेंस चाहिए। अब हमें मटेरियल कंटिन्यू देते रहिए। विद दैट वी एंड आवर रैपिड फायर राउंड। थैंक यू प्रकाश जी। थैंक यू अरुण जी। और क्योंकि आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की सो यहाँ से मैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लेटिंग अस टॉक टू thousands of manufacturers through you. I am Arun Singhal, host of this podcast and founder of Source, India's leading platform for industrial materials. With me, we have Mr. Prakash Rijwal, founder of MIPA Industries and secretary of All India Geomembrane Manufacturing Association. Welcome, Prakash ji, to the show. थैंक यू सर। आपने अपने बारे में आपके इनिशियल स्ट्रगल के बारे में बताया मुझे जी। आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस के लिए भी आप अपने जर्नी के बारे में बताइए कि हाउ डिड यू एंड अप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग टुडे। आपने मीपा की शुरुआत कैसे की? किस ट्रिगर पे आपको लगा कि मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग चालू करनी है एंड हाउ डिड द जर्नी गो? जी, जर्नी एक साथ बोलना मुश्किल है अरुण जी, बहुत लंबा है। जो 25-30 साल को एक 2 मिनट में बोलना बहुत मुश्किल है। मैं शॉर्ट में बोलता हूँ। हमने जब भी मीपा चालू करने को सोचा, मेरे साथ 2-4 कलीग थे। हमने एक 4-1 हज़ार फुट का जगह भाड़े से लिया और हमने जब भी मीपा चालू किया तो हमने जो फार्मर के बेसिक प्रॉब्लम्स, जैसा फार्मर पानी जमा नहीं कर सकता, खड्डा करके वो पानी जमा करना चाहेगा तो नीचे चला जाएगा, तो उसको क्या कर सकते हैं? तो उसको हमने एक पॉन्ड लाइनर जो HDP जियोमेम्ब्रेन होता है, फार्मर टोटल अफोर्ड भी करे या नहीं करे, तो उसमें हमने गवर्नमेंट का पॉलिसी वगैरह देखा कि गवर्नमेंट फार्मर को जो भी चीज़ करना चाहता है वाटर स्टोरेज के लिए या प्रोटेक्टेड फार्मिंग के लिए, तो पॉलिसीज़ बहुत सारे हैं गवर्नमेंट के। तो उसके बेस में हमने अवेयरनेस के हिसाब से मार्केटिंग या आप कैंपेन वगैरह बोल सकते हो या अप्रोच, हमने गांव-गांव में हमारे एजेंट्स वगैरह रखे कि फार्मर को ये पॉलिसी के बारे में समझाए और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया, डीलर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया और हमने ये चालू किया। साथ में हमने बाकी के प्रोडक्ट भी ऐड करते गए। एकदम शुरू में स्टार्ट में एकदम कम से स्टार्ट किया था। अभी धीरे धीरे हम फार्मर को जो भी नीड है वो बनाने की कोशिश करते हैं और हम कर रहे हैं। कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जहाँ पे आपने अपने बिहेवियर को, अपने परचेज को, अपने सेल्स को एक्चुअली थोड़ा थोड़ा प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करना सोचा? क्या कुछ हुआ था? क्या कोई ट्रिगर मोमेंट था? ट्रिगर तो नहीं बोलूँगा, बट मुझे पता है एक दिन हमें सबको डिजिटल में तो जाना ही है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, क्लैरिटी है। मैं सोर्स में जब प्राइस देखता हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो वो प्राइस एक लिस्टेड प्राइस रहता है। मेरे को किसी से बार्गेन नहीं करना होता है कि मैं ऐसा बोलूँ अरुण जी मेरे को 2 रुपये आप कम लगाओ, आपके बाजू वाला 2 रुपये कम लगा रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो मुझे लगा कि ये अच्छा है। फिर जब भी हम जुड़े तो हमें ऐसा लगा कि सपोर्ट बहुत है, जो हमें ट्रेडिशनल सप्लायर से थोड़ा लैक करता था। हम ट्रेडिशनल सप्लायर से मटेरियल लेते तो बोलता है कि गाड़ी का आप अरेंजमेंट करो, ट्रांसपोर्ट आप देख लो, भिवंडी में या मेरा दमन में एक गोडाउन है, वहाँ पे आप गाड़ी लगाओ और आपका मटेरियल आप पिक करो। कि मैं फ़ोन में देख पा रहा था कि मेरा गाड़ी लग रहा है, मेरे को मैसेज आ रहे थे, गाड़ी भर के निकला है, मेरे यहाँ पे कल तक पहुँच जाएगा। ये सब चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो मेरे को लगा कि ईजी है, हम लीगेसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ सोर्स या डिजिटल से भी काम करें।
आपने एक बहुत बड़ा डिस्कशन प्लेटफॉर्म्स के बारे में किया कि हाउ इट हैज़ रिड्यूस्ड योर कॉस्ट बाय 2 to 3%, हाउ इट हैज़ मेड यू रीच sell to the remotest part of the country from Kashmir to Meghalaya. We have just 2 months back, March 2026 was एक कमोडिटी की दुनिया के लिए शायद वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल मंथ्स रहा है, राइट? जहाँ पे दो देशों के बीच में जंग हुआ और पूरी दुनिया का ऑयल और उसके बाई प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी में बहुत बड़ा शॉर्टेज आ गया। और आप जिस इंडस्ट्री से आते हैं वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है ऑयल पे और उसके बाई प्रोडक्ट्स पे, इवेंचुअली पेट्रोकेमिकल्स पे। आपको लगता है कि बिकॉज आप प्लेटफॉर्म्स को कई सालों से अडॉप्ट कर चुके हैं, आप इस पूरे मार्च के पीरियड को बेटर सरवाइव कर पाए देन अदर्स? ऑब्वियसली अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हमें डिसीजन लेने में बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि प्राइस आपको पता है मार्च में जब भी प्री वार जो सिचुएशन था और जैसा ही वार चालू हो गई, प्राइस बढ़े नहीं बढ़े मगर रूमर्स तो पूरा फैल गया, व्हाट्सअप वगैरह एक्टिव हो गया, सप्लायर्स के कॉल आने लगे प्राइस बहुत अप जाएगा, 50 रुपये अप हो जाएगा। वो टाइम में जो सिचुएशन था, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम शायद जो हिसाब से ये साल हम लोग मैनेज कर पाए वो नहीं कर पाता। और मेरे साथ तो पर्टिकुलरली एक जोक हुआ था, मैं इंडोनेशिया गया था, एक 4 कंटेनर मेरा प्रोडक्ट सेल करना था, प्राइस वगैरह हमने ऑलरेडी किया था, कस्टमर बोला कि हमको विजिट करो आप सैम्पल वगैरह के साथ में, और हमारा जो जहाँ पे हमारा यूज़ होना है वो आप एक बार देख लो तो बेटर होगा। तो मैं और मेरा एक कलीग हम लोग इंडोनेशिया गए और उधर देख के हमने 4 कंटेनर का फाइनल किया, ऑर्डर वगैरह ले लिए। वो टाइम में मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये रेट देखा वर्किंग के लिए कि ये रेट में तो हम ये रेट में दे पाएंगे, ये सब कैलकुलेशन हो गया। जैसा ही मैं रात को सोया और सुबह उठ के देखा तो प्राइस 20 रुपीज़ से अप था। तो हमने उसको वहीं पे हाथ जोड़ा और बोला जब भी प्राइस नॉर्मल होगा तो हम फिर से काम चालू करेंगे, तब तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना वगैरह फिर भी सस्ते में दे पा रहे थे। प्राइस काफ़ी अप डाउन रहा, कभी समझो 20 रुपये ज़्यादा दे के भी लेना है तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को रेफर करके कि ये हो जाता था कि बाबा हाँ ठीक है ये सही है, अंधेरे में नहीं खरीदना पड़ा, मतलब क्लैरिटी थी डिजिटल की वजह से। और क्योंकि हमने मार्च 2026 और वॉर सिचुएशन की बात की जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद हो गया था, एक SME मैन्युफैक्चरर के लाइफ में आई नो लॉट ऑफ लार्ज मैन्युफैक्चरर्स आर एबल टू सर्वाइव बिकॉज दे हैव द फाइनेंशियल हेफ्ट टू सर्वाइव और जनरली डाइवर्सिफाइड होते हैं अपने डिमांड और अपने कस्टमर बेस में। एक SME मैन्युफैक्चरर की लाइफ में ये इस तरह के सिचुएशन से, इस तरह के इवेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं? क्या वो लॉन्ग टर्म कुछ इम्पैक्ट करता है या 2-4 महीने में आप भी वापस बैक टू नॉर्मल आ जाते हो? सर अगर मैं बात करूं ओवरऑल इंडस्ट्री के SME मैन्युफैक्चरर की, तो जो पुराने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में या पुराने परचेस चैनल में है और ऐसे सिचुएशन आता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। लगभग कुछ इंडस्ट्री मैं जिनको जानता हूँ वो सरेंडर हो गए, वो नहीं बेच पाते। वो हमको बोलते हैं कि आपके पास कुछ काम है तो हम लोग जब बुक करके दे देंगे, मटेरियल खरीद के बेचने की मेरी ताकत नहीं है, मैं इंडस्ट्री शॉर्ट कर रहा हूँ। ऐसे मेरे 10 कलीग्स हैं जिन्होंने बंद रखा हुआ है, अभी भी बंद रखा हुआ है। अभी भी कल मेरा एक से बात हुआ, वो बोल रहे हैं कि अभी चालू करना है क्या, कि माल बेच पाएंगे क्या आगे। जो डिजिटल नहीं बेच पा रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बेचना है तो उसको प्राइस कंपटीशन एकदम ही टफ है, और प्रोक्यूरमेंट में भी वो डिजिटल नहीं गया है, उसका MOU है पर्टिकुलर कंपनियों के साथ में और वो उधर ही खेल रहा है, तो उसको सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है। हमारी बात करूं तो हम लोग B2C बेच रहे हैं, डिजिटली ख़रीदने में भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और लेगेसी सप्लायर से भी ख़रीदते ही है। तो हमारे जैसे लोग थोड़ा जी पाते हैं, हम सर्वाइव हो गए, आगे भी होंगे, मगर जो डिजिटल यूज़ नहीं कर रहा है और खुद पे ही जो जुना सिस्टम था, जो ओल्ड सिस्टम था, उसी में वो काम कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू ही उसको आगे जाना है तो आगे मुश्किल है सर। राइट जी। और आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के इवेंट्स से या मार्च के इवेंट पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं जी, एंड दे
don't know when to come back or whether to come back ever or not. So overall this ये हमारी इंडस्ट्री का ही नुकसान है. जी होता क्या है ना, एमएसएमई जब भी परचेस करता है तो 2-4 चीज़ें देखता है. सबसे पहला वो देखता है पेमेंट टर्म. प्राइस बाद में आता है. प्राइस 2 रुपये वो ज़्यादा पे करने को तैयार रहता है, मगर उसका जो आगे जो उसको क्रेडिट देना होता है, कभी समझ लो महीना 2 महीना, तो वो पीरियड के हिसाब से जो जैसा अभी ये टाइम में रेट बढ़ गई, तो कोई आदमी 5 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल लेके काम कर रहा है, छोटा इंडस्ट्री, और जब भी वो ये सिचुएशन में उसका 5 करोड़ में पहले वो 500 टन माल खरीद सकता था, वो स्टॉक करता था, बेचता था. 200-300 टन का काम करने वाला आदमी आज के तारीख में वो 5 करोड़ की 300 टन माल खरीद सकता है और 300 टन का काम कर पाता है. करेक्ट. तो उसका मार्जिन है ना पूरा कोलैप्स हो गया है, तो वो माल बना के बेच नहीं सकता है आज की तारीख में. अभी ऐसा बोलूँ मैं तो जो क्लैरिटी प्राइस में होनी चाहिए या प्रिडिक्शन होना चाहिए, वो आज की तारीख में तो दिख नहीं रहा है. 3 महीने बाद क्या होगा, हार्मोज चालू होगा या नहीं होगा, या होने के बाद भी प्राइस कम नहीं होगा, वो एक कन्फ्यूज़न है आज भी. राइट. हमने प्लेटफॉर्म की काफ़ी बात की और आप तो दोनों साइड से प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं. जी. खरीदने के लिए भी और बेचने के लिए भी. फ्रॉम द प्लेटफॉर्म साइड हमारी एक धारणा है कि एसएमईज कोई भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए थोड़े हिचकिचाते हैं, थोड़े कतराते हैं. काफ़ी डिलेड अडॉप्शन होता है, जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है उस यूज़र बिहेवियर को चेंज करने के लिए. राइट. क्या आप इसको सच मानते हैं, और है तो ऐसा क्यों है कि एसएमईज हिचकिचाते हैं इस चीज़ को? अरुण जी, एसएमई हिचकिचाता है, मगर उसके पीछे 2-4 रीज़न है. पहला रीज़न ये है अरुण जी कि समझो आदमी 15-20 साल से एक ही सिस्टम पर काम कर रहा है, वो आसानी से क्यों, उसका काम चल रहा है, वो परचेस कर रहा है, बेच रहा है, उसका चल रहा है, तो वो बोलता है कि मैं क्यों चेंज करूं. दूसरा, जब भी वो चेंज करने को जाता है, वो बोलता है कि प्रोक्योरमेंट को, या एसएमई में खुद ही प्रोक्योरमेंट करते हैं, जो ऑनर होता है वो खुद ही सब चीज़ करता है, तो खुद या उसका टीम को बोलता है कि चेंज करना है हमको, तो उसका टीम साथ नहीं देती है. उसका टीम बोलती है कि हम किधर झंझट में पड़े, कहाँ पे हम डिजिटली जाए, हम एक फ़ोन करते तो माल आ जाता है. तीसरा, इजी नहीं है ना, आसान भी नहीं है. इजी इसके लिए नहीं है कि वो ऑर्डर लगाता है, समझो पहला तो वो ढूंढता है कि कहाँ से कौन मेरे को हेल्प करेगा. अननोन कोई भी ऐप में जाके ऑर्डर करता है तो मेरे को माल आएगा कि नहीं, उसको पेमेंट करने के बाद ट्रांसपोर्ट का क्या, तो क्लैरिटी भी उसको नहीं है, या कोई समझा नहीं पा रहा है, प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई समझा नहीं पा रहे, वो भी एक रीज़न है. और चौथा सबसे बड़ा रीज़न है कि एसएमई खरीदता है सर क्रेडिट में. उसको क्रेडिट प्लेटफॉर्म देगी कि नहीं, जब तक वो बात नहीं करेगा तब तक उसको कैसा समझेगा. तो ये सब चीज़ से प्लेटफॉर्म से परचेस नहीं हो पाता है. तो मैं यही चीज़ मैं आपको पूछूंगा कि ये सब सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ है, आप कुछ देना चाहोगे? नहीं, हमारे पास प्रकाश जी कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है, बट आपने जो कहा शायद मैं उस पर 8 साल लगा चुका हूँ अपने ज़िंदगी के जी. कि जिसको यूज़र बिहेवियर बोलते हैं जी. उसको चेंज करना आसान नहीं होता, ना खुद के लिए ना किसी और का यूज़र बिहेवियर चेंज करना आसान होता है. और एज अ प्लेटफॉर्म या एज अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर आपको पहले सामने वाले यूज़र के करंट बिहेवियर के लिए टेक्नोलॉजी बनानी है. जी. राइट. जी. सो फॉर एग्जांपल एट सोर्स हमने पहले 4 साल सिर्फ व्हाट्सएप APIs पे काम किया, बिकॉज व्हाट्सएप ऑलरेडी इंडिया के हर मैन्युफैक्चरर के फ़ोन पे था, चाहे वो एसएमई हो या वो लार्ज कॉर्पोरेट हो. राइट. एक बार जब आप उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाते हो, एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट बन जाते हो, दैट इज़ द टाइम यू स्टार्ट चेंजिंग हिज और हर यूज़र बिहेवियर इंक्रीमेंटली. जी. ये एक बहुत 1% चेंज वाला है कि हर महीने हर हफ्ते 1% चेंज होगा, और आपको साल भर के बाद 2 साल के बाद एक बहुत बड़ा रिजल्ट दिखेगा, जहाँ पे यूज़र को पता ही नहीं चला कि ओवर टाइम उसका यूज़र बिहेवियर कैसे ऑर्गेनिकली इंक्रीमेंटली चेंज होता गया. जी. और
ये चीज़ हमने जी है सोर्स में, राइट? और ये चेंजेस लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं और सस्टेनेबल होते हैं। जी, मैं एक ऐड करना चाहूँगा। मैं एज ए SME आपसे मटेरियल खरीदता हूँ, कुछ सिचुएशन चेंज हो जाता है, जैसा पिछली बार हमने देखा जो वार सिचुएशन था, या कोई पॉलिसी चेंज हो जाता है, तो आप लोग उसको एश्योर करते हो कि हम लोग का सप्लाई डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि जो लीगेसी डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो कहीं से भी जुगाड़ करके हमें मटेरियल दे देता है। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके पास में ये सिस्टम है कि हमारा मशीन नहीं रुके, हमें मटेरियल मिल जाए। वो सिचुएशन में वो भी एक इश्यू है ना बड़ा। करेक्ट, अरुण जी, ये बहुत बड़ा इशू है। और टिपिकली प्लेटफॉर्म्स जो एक इंडस्ट्री में है उसका इंडिस्पेंसेबल पार्ट बनने के लिए आपको उस इंडस्ट्री के प्लेयर्स को सुख और दुख, तेजी और मंदी, जी, जनवरी टू दिसंबर, जी। 365 days, 24 hours, you have to be open to serve that industry, ठीक है? जी, प्लेटफॉर्म के लिए स्टॉक आउट इज नॉट एन ऑप्शन, जी, राइट? जी, और ये डिफिकल्ट है बट पॉसिबल है, बिकॉज जिस तरह की लिक्विडिटी पे प्लेटफॉर्म्स काम करते हैं, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल टू नेवर से नेवर जी, टू एनी मैन्युफैक्चरर, राइट? सो जी। मैं ऐसा चाहूँगा कि प्लेटफॉर्म मुझे एश्योर करे कि अराउंड द ईयर कोई भी सिचुएशन में मुझे माल मिल जाएगा, मेरी फैक्ट्री चलेगी। जैसा कोई भी सिचुएशन हो, वार हो, प्राइसिंग कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। और दूसरी चीज़, जो नया SMEs है जिनको प्लेटफॉर्म से माल खरीदना होगा, पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो सोर्स से माल खरीदना होगा, तो वो लोग मेरे को कई बार पूछते हैं कि अप्रोच कैसे करना है, कि हमें कैसा वहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं सर? इंडिया में स्पेसिफिकली प्लेटफॉर्म्स हैव टू हैव अ ह्यूमन फेस, जी, एंड प्लेटफॉर्म्स हैव टू बी ह्यूमन जी, or humane to some extent, right? Not just about source, but increasingly B2B platforms are less than a decade old in this country, right? ये सारा post GST phenomenon है, एकदम। और over time across the board platforms are building that human instinct with the help of AI. It's with the help of AI actually expedite हो रहा है जी, to build out a humane angle to SMEs, or without it you will not be able to drive adoption, right? So मैं 100% आपकी बात से agree करता हूँ कि India needs to have a phygital approach towards procurement, जी, and both digitization and humans have to work together to do this. For example, हम लोग वॉइस AI यूज़ करते हैं, वेयर द रेपिटेटिव कॉल्स और वेर एवर वी कैन शार्पली प्रिडिक्ट द यूज़र कॉन्वर्सेशन, वो हम AI के थ्रू ड्राइव करते हैं। एंड वेन एवर देर इज़ अ कॉन्वर्सेशन दैट इज़ नॉट गोइंग एज पर द स्क्रिप्ट और नॉट गोइंग एज पर द प्रिडिक्शन, इट्स टेकन ओवर बाय अ ह्यूमन बीइंग, राइट? जी, जो सामने वाले को कभी पता नहीं चलेगा, सामने वाले को पता चलेगा कि एक वॉइस से दूसरे वॉइस पे आ गए हम खाली, करेक्ट, या जूनियर से सीनियर में आ गए हैं शायद। करेक्ट। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी और ह्यूमन को साथ में मिलके B2B एंड स्पेशली SMEs को सर्व करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा सा AI के बारे में आपसे समझना है कि एक SME मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से व्हाट इज़ AI? सर, बहुत सारे लोगों को तो आज भी AI बोले तो कोई रोबोट फैक्ट्री या मशीन जो रोबोट रहेगा या कुछ खुद काम कर देगा, तो हेल्पर के जॉब जाएगा या मैनेजमेंट का जॉब जाएगा, वो AI समझ के बैठे हैं। अब जिसको समझ में आता होगा या नहीं भी आता होगा तो वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम में आ चुका है AI, और बहुत साल पहले से हम भी यूज़ कर रहे हैं। मेरे बात करूँ तो मैं AI को यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास में स्टॉक कितना है, मेरे पास में कौन सा ग्रेड, मैंने लास्ट मंथ में क्या ख़रीदा था, पिछले 2 साल पहले मैंने क्या ख़रीदा था, लास्ट ईयर में मैंने क्या ख़रीदा था। तो मेरे को समझ में आता है कि प्रोक्यूरमेंट में मुझे क्या ये महीने में प्लानिंग करना है या नेक्स्ट महीने में प्लानिंग करना है। वैसा ही सेल में भी वैसा ही हो जाता है। मुझे मैन पावर कितने लगे थे, मेरे को लाइट कितना लग रहा था, मेरा खर्चा कितना आ रहा है, और मेरा सेल क्या हो रहा है, मेरा मार्जिन क्या हो रहा है, मैं सब AI से कर लेता हूँ। उसमें आप CRM बोलो या
कोई भी सिंपल एक मैसेज ड्राफ्ट करने के लिए भी लंबा मैसेज है तो मैं ChatGPT का हेल्प ले लेता हूँ। SME को समझना चाहिए कि आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। राइट। जी वन ऑफ द फंडामेंटल ट्रूथ्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉफिट ओवर टाइम जी सेल्स से ना आके परचेज से आएगी, जी राइट? जी एंड दिस वाज वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑन विच हमने सोर्स की नींव रखी थी। जी आपको क्या लगता है स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है? अरुण जी, एकदम 100% सच्चाई है इसमें। प्रोक्योरमेंट का रोल बहुत बड़ा है हमारे प्रॉफिट मार्जिन में। ऐसे में अगर 2 पैसा कमाता होगा तो वो परचेज से ही कमाता है। होता ऐसा है कि समझो कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर है जो बड़ा DC से मटेरियल परचेस करता है, जो 2 रुपये 3 रुपये जो भी सस्ता, 2% 3% जो भी सस्ता वो खरीदता है, और कोई छोटा मैन्युफैक्चरर है जो बाज़ार से खरीदता है 2-3 रुपये महंगा। तो ये छोटा मैन्युफैक्चरर जो बड़ा मैन्युफैक्चरर से कम्पीट नहीं कर सकता। उसके पास जब तक प्राइस की क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो आप जो बोल रहे हो कि प्रोक्योरमेंट में ही प्रॉफिट छुपी हुई है, ये 100% सही है, और ये बहुत सारे ऐसे में समझते भी होंगे। जी अरुण जी, एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत साल से प्लेटफॉर्म चला रहे हो। आप लोग का जो हमारा इंडस्ट्रीज़ में ये मानना है कि प्लेटफॉर्म जिसके पास में ज़्यादा पैसा है, जो 100 टन 200 टन प्रोक्योर करता है उसके लिए, जो 5 टन 7 टन 10 टन जो परचेस करता है उसके लिए नहीं है। तो कहीं पे छोटा है मैन्युफैक्चरर ये सोचता है कि यार हमें पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो इसके लिए आपके पास कुछ है अरुण जी? नहीं, ये कांस्टेंट परसेप्शन है जो द प्लेटफॉर्म्स हैव टू सॉल्व फॉर एंड हैव टू फाइट आउट, जी राइट? अगर मैं सिर्फ सोर्स की बात करूं तो इनफैक्ट हमारा ऑलमोस्ट 50% बिजनेस उन लोगों से आता है who consume less than 100 tons a month, जी राइट? जी हमने प्रकाश जी, मैंने अपनी ज़िंदगी करीब 2.5 साल घर से बाहर निकाला है जस्ट SME मैन्युफैक्चरर से मिलते हुए, बिकॉज ये पूरा प्लेटफॉर्म एक्चुअली बना SMEs के लिए था। जी। इवेंचुअली जब आप बड़े हो जाते हो देन यू आर एबल टू सर्व ऑल पॉकेट्स ऑफ द सोसाइटी, बट Correct. what it was created for is how to bridge the gap between procurement efficiency of an SME vis-a-vis a large corporate. करेक्ट ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल था ऑन विच वी क्रिएटेड सोर्स, जी और वो हमें गैप्स दिखते थे बहुत क्लियरली, राइट? हमने बैंकों के साथ टाई अप किया है टू स्पेसिफिकली गिव आउट क्रेडिट टू SMEs। इनफैक्ट करीब 4,000 कॉर्पोरेट्स हैं हमारे क्रेडिट प्रोग्राम में, जी जिनको 10 लाख 20 लाख 50 लाख 70 लाख 80 लाख की लिमिट दी गई है। जी हम लोग ने ओवर टाइम अपनी माइक्रो लॉजिस्टिक्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया, और आज हम 40 टन से लेकर 1 टन तक की भी गाड़ियाँ पैन इंडिया प्लेस करते हैं। जी इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क लगता है ओवर टाइम, राइट? हमारी एक SME की टीम बिल्कुल सेपरेट है, बिकॉज जो वैल्यू ऐड आपको एक SME की लाइफ में करना है वो डिफरेंट होता है कंपेयर टू अ लार्ज कॉर्पोरेट, कंपेयर टू अ ट्रेडिंग कंपनी, कंपेयर टू ओवरसीज बायर, जी राइट? जी बट SME हमारे खून में है। जी इनफैक्ट वी वर बॉर्न एज एन SME, and this is a constant perception that we fight out. Today almost 10,000 SMEs buy from us every quarter, every 3 months, right? But as we say, miles to go, right? It's a huge ocean, and शायद ये 10,000 में और एक ज़ीरो हमें ऐड करना है। जी Not only just in polymers, but across all the other products that we do, whether it's chemical, whether it's base oil, whether it's all the other products. Yeah, so आपका SME के लिए ये भावना देख के बहुत अच्छा लगा अरुण जी, क्योंकि SME जो स्टेज में आज काम कर रहा है वो SME बोलूँगा तो मैं ऑनर को ही बोलूँगा, कोई यूनिट का प्रोप्राइटर होता है। absolutely. वो लोग डे नाइट फायर फाइटिंग में रहते हैं। परचेस, प्राइस इंक्रीज, पॉलिसी चेंज, कंपटीशन, हेल्दी अनहेल्दी, बहुत सारे।
तो उसके लिए कोई सपोर्ट करे, कोई सोल्यूशन लेके आवे। इवन परचेस भी एक अच्छा हो गया उसका, तो जी लेगा सर। मेरा एक क्वेश्चन है आपको, एकदम बेसिक है, जो इंडस्ट्री में मिसिंग है। बेसिकली मैं अभी समझ लो कोई पर्टिकुलर ग्रेड एलडीपी मेरे को ख़रीदना है, तो मार्केट में रूमर आ जाता है कि इंडस्ट्री कोई पर्टिकुलर एक फैक्ट्री शटडाउन में जाने वाली है, मेंटेनेंस में जाने वाली है, या इंपोर्ट डिले होने वाला है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 100 टन आज खरीद के रखूँ, मेरे को महीने में 50 टन लगने वाला है, तो मैं 100 टन खरीद के रखूँ। ये प्रॉब्लम मेरे साथ जो हमारे एमएसएमई है वो फेस करते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को और बेटर करने के लिए, बेसिकली हम लोग को हेल्प होने के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन में विचार कर रहे हैं? हम लोग प्रकाश जी इसको थोड़ा सा होलिस्टिकली एक स्टेप बैक लेके सोचते हैं कि एक एसएमई और एक लार्ज कॉर्पोरेट में सिर्फ प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग पावर का डिफरेंस नहीं होता, उसके पीछे का जो रीज़न होता है वो बहुत हद तक इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस का भी होता है। ठीक है, कंपेयर्ड टू अ लार्ज कॉर्पोरेट, एमएसएमई एक माइनस पोजीशन पे है, राइट, और माइनस को काउंटर करता है प्लस। करेक्ट। एंड दैट इज़ वेयर विद दैट थॉट प्रोसेस वी brought up Source Plus, right? Okay. Which is India's first market intelligence platform geared and customized for SMEs. ओके। Right? So जो सिर्फ प्राइस इंटेलिजेंस पे काम नहीं करता, जो जिस प्रॉब्लम के बारे में आप बात कर रहे थे, जी। चाहे वो पास्ट के प्राइसेस हो या फ्यूचर के प्रिडिक्शन हो या जी। और करंट इंफॉर्मेशन हो, बट ऑल्सो रिलेटेड टू the general developments in that industry, the new products that are being launched by different global producers for that space. जी। What are the best practices जो बाकी manufacturers कर रहे हैं और SME तक बहुत लेट तक पहुंचता है typically, वो हम कैसे जल्दी पहुंचाएं उस information को। जी। किस तरह के trends परचेज को इफ़ेक्ट कर रहे हैं या आपके सेल्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, किस तरह के गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर गोइंग टू कम इन डिफरेंट spaces. In future, we are going to integrate with information around tenders, information around new products that are being imported or produced within India. Anything and everything that essentially helps you purchase better, right? So the idea is कि with Source Plus हम आपको वो plus इंफॉर्मेशन या प्लस इंटेलिजेंस दे, जिससे जो गैप है एक एसएमई और एक लार्ज कॉर्पोरेट के बीच में, वो गैप हम किसी तरह रिड्यूस कर पाएँ। एंड दैट इज़ समथिंग वी बीन वर्किंग फॉर 2 years. इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो आज करीब 22,000 लोग रोज़ सोर्स प्लस के प्लेटफॉर्म में आके इस इंटेलिजेंस को कंज्यूम करते हैं। एक चीज़ प्रकाश जी जो मैं बहुत सोचता हूँ इस प्रॉब्लम के बारे में, और हम as colleagues in the same industry जो हमें सोचना भी चाहिए, is the problem of plastic pollution, right? जिसके लिए industry has come together along with the government to give a boost to the recycling space, right? आज recycling space बहुत fast, almost 25% CAGR से grow कर भी रहा है शायद, right? जी। और without there being a mandate, right? सालों से ये इंडस्ट्री ऑलरेडी चल रही है in the form of mixing, recycling and virgin together, right? This segment does not require any government support. This segment is completely dominated by SMEs, right? Unlike the other where there are large recyclers and large brands trade with each other, right? ये जो सेकंड सेगमेंट है जिसमें SMEs are buying from SMEs and normally it's at a lower price than the virgin counterpart, right? आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट का फ्यूचर कैसे देखते हैं? अरुण जी, फ्यूचर में ये करना ही पड़ेगा, इसको तो कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, रिसाइकल मटेरियल यूज़ करने के बाद आपको
सिमिलर स्ट्रेंथ, सिमिलर प्रोडक्ट की लाइफ वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो गारंटी कौन करेगा। दूसरा चीज़ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो पीपी में एलडी मिक्स करके एचडी मिक्स करके जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो रॉ मटेरियल बना रहा है उसको आप कैसे देखते हैं कि उसमें से आप क्या बनाओगे। मैं आज रिसाइकल यूज़ करने के लिए लेता हूँ तो जो मेरा इन हाउस मटेरियल है जिसको मैं खुद रिसाइकल करके यूज़ करता हूँ वो तो ठीक है, मगर मैं बाहर से खरीदता हूँ तो मैं कैसा श्योर हूँ कि मेरे को जो ग्रेड चाहिए होगा वो ग्रेड आ रहा है। दूसरा, आप लोग इतने इंडस्ट्रीज में पहुँचे हुए हो, आप सोर्स हर घर में पहुँचा हुआ है, आप देखेंगे तो आपसे हर कोई माल खरीद रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करें, उनका प्रॉब्लम समझे और आप कुछ करें। तो इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं या आप कुछ सोच रहे हैं सर? जैसा कि आपने बताया ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसके अंदर के चैलेंजेस उससे भी ज़्यादा बड़े हैं शायद, राइट जी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडस्ट्री से स्टार्ट नहीं होती, ये हमारे और आपके घरों से स्टार्ट होती जी। है, राइट। द वे वी डिस्पोज आर वेस्ट, द वे वेस्ट गेट्स कलेक्टेड, सेग्रीगेटेड, जी। उसके बाद जो वॉशिंग होती है और उसके बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग की साइकिल चालू Process होती है। तो होती है। मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत बाद में आता जी। है, राइट। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, फॉर समवन who already has a huge mind share from the industry, it's our responsibility to do something about this problem. So पिछले 1 साल से हम लोग इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। हमने जैसे कि मैंने बताया, हमने इस सेगमेंट को 2 भागों में डिवाइड किया है, जी। राइट। वन इज जहाँ पे लार्ज कॉर्पोरेट बाइंग फ्रॉम लार्ज कॉर्पोरेट, जी। लार्ज ब्रांड्स बाइंग फ्रॉम लार्ज रिसाइकलर्स, जी। एंड द सेकेंड सेगमेंट जहाँ पे SMEs आर बाइंग फ्रॉम SME रिसाइकलर्स, राइट। जी। वी आर वर्किंग ऑन द सेकेंड सेगमेंट फर्स्ट, जहाँ पे हमने अपस्केलिंग प्रोग्राम में करीब 150 रिसाइकलर्स को ऑनबोर्ड किया है। जी। जी। वी आर प्रोवाइडिंग देम financial capital, we are providing them technology capital, we are providing them demand, and we are funding them from as early as the waste collection itself, बहुत right? अच्छे। The solution to this large problem is at the collection stage, right? जी। जी। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर वहाँ आपने ₹2 एक्स्ट्रा स्पेंड किया, it has a huge value add in the later supply chain जी। of the whole space, right? So today, from blue drums to battery containers to paint pails, we are slowly but surely not only investing on the waste collection or recycling or granulation side of it, but also lab testing, standard report generation. हमने standardized labs के साथ भी JVs किए हैं जी। और अगले 5 साल सोर्स और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जी। जो रिसाइकलिंग की तरफ बहुत अग्रसर हैं और बहुत ज़्यादा विजन के साथ, बहुत अच्छे विजन के साथ काम कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ ह्यूज $1 trillion opportunity for not just in plastics but across all different industries जी। to work around, right? Yeah, so ये एक 360-degree problem है, जी, and जी। I think even government has played a very positive role in encouraging the awareness around things. जी। Recently Plast India 2026 इवेंट में भी इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन दिया गया था, जी। राइट। एंड इट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जीरो वेस्ट इवेंट, राइट। जी। जी। So there's a huge role placed by different industry associations also to tackle this problem, Prakash ji. But talking of associations, what is your view about the role of associations in the growth cycle of a manufacturer? अरुण जी, हम AI वगैरह की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे अगर आप अपने लोगों से बात नहीं करोगे, अपने लोगों से नहीं मिलोगे जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनके साथ आप चीज़ें शेयर नहीं करोगे तो आप काम प्रॉपर नहीं कर सकते या कुछ चीज़ से आप नहीं सीख सकते या कुछ चीज़ आपको पता नहीं चल सकता। तो जो नेटवर्किंग है, आप प्लास्ट इंडिया बोलो, प्लास्ट विजन बोलो या इंडस्ट्री एसोसिएशन वगैरह है या छोटे मोटे इंडस्ट्री मीटिंग होता है, तो वहाँ पे जाने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आता है कि हम किस जगह पे खड़े हैं और लोग कहाँ हैं, टेक्नोलॉजी लोग क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर कर रहे हैं, चीज़ें कैसा चेंज हो रहा है और इंडस्ट्री आगे क्या करने वाली है, फ्यूचर क्या है, वो सब समझ में आता है। तो आज की तारीख में या आगे एसोसिएशन, एग्जीबिशंस, ये सारे चीज़
और इम्पोर्टेंट हो जाएगा सर। ये तो चाहिए ही हमको। और हमारे देश का तो इतिहास रहा है, एक कम्युनिटी का स्ट्रक्चर देता है जी एसोसिएशन जी, किसी भी जी, इंडस्ट्री जी, को, और जी, स्पेशली प्लास्टिक्स एसोसिएशन के प्लास्टिक इंडस्ट्री के जो एसोसिएशंस है, दे आर वेरी वेरी एक्टिव जी। in whatever we do, right? Which is जी। why it has helped us clear out a lot of misconceptions about plastic also, जी, right? जी। So I completely agree with you. जी आपने प्रकाश जी एसोसिएशंस को जिस तरह कम्युनिटी के साथ एसोसिएट किया, एंड क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम अपने समाज के, अपने कम्युनिटी के लोगों से और मिलें, जी। इवन इन आवर बिजनेस सर्कल्स, जी। वो बहुत गहरी बात थी। जी। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और एक SME पर्सपेक्टिव लाके, बिकॉज जनरली टेक्नोलॉजी और SME की दुनिया अलग है और जी। अलग चलती है, राइट? जी। इस पॉडकास्ट के थ्रू हमने इस दोनों के बारे में बात की, और कैसे दे बोथ कैन मर्ज जी। टुगेदर, राइट? एंड जी। what will technology have to do to become an important life of an SME manufacturer, and what do SME manufacturers have to do to adopt technology faster, right? जी। So with that, we conclude the podcast. जी। Thank you so much for being a part of the Source family जी। and the Source podcast. आपको भी धन्यवाद अरुण जी। मुझे मेरी बात, मेरे साथ में मेरे इंडस्ट्री पीयर्स की बात रखने को मिला, और मेरे काफ़ी सारे कंप्लेन किए, आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम बताए, तो अच्छा लगा आपने बुलाया जी। Thank you so much. थैंक यू सो Okay, मच। thank you. This is the Source podcast, bringing to you the unheard stories from the manufacturing world, one story at a time.